हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अरविंद नाथ लेक्चरर इकोनॉमिक्स में। आज हम करने जा रहे हैं प्रवक्ता सीरीज नंबर 7। तो आइए, मैंने मांग और मांग के लॉ से संबंधित 35 क्वेश्चन पिछले वीडियो में पूरे हो चुके थे। अब उसके बाद के क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। तो आइए, प्रश्न नंबर 36 पे, समाज में आय का समान वितरण सुनिश्चित करता है। कम मांग, अधिक मांग, शून्य मांग या उपयुक्त सभी। यदि समाज में समान वितरण होता है आय का, तो इससे क्या असर पड़ता है? तो बताइए कि समाज में समान वितरण से क्या असर पड़ता है। तो क्या होगा कि इससे जो गरीब से गरीब व्यक्ति होगा वह भी अधिक से अधिक मांग करने लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिक मांग द्वारा समाज में आय का क्या होता है, समान वितरण सुनिश्चित होता है। किसके द्वारा? जब अधिक मांग होगी, अधिक से अधिक मांग होगी, समाज में आय का समान वितरण सुनिश्चित करता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 37, मांग वक्र का ढाल होता है। कैसा होता है मांग वक्र का ढाल? ऐसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो 37 तो क्या ऋणात्मक, जनरली तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, लेकिन यह धनात्मक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे क्या होगी, वस्तुओं की प्रकृति होगी, वो उस पर निर्भर करता है। क्लियर? क्योंकि जैसे गिवन वस्तुएं होती है तो उसके संबंध में जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 38 है, मांग की लोच का कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर करता है कि मूल्य में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक बढ़ती है या कम, और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि से कम घटती है या अधिक। यह कथन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का है? मांग के लॉ से संबंधित। तो किस अर्थशास्त्री का है? या 38वां का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यह आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो प्रोफेसर मार्शल है, यानी मार्शल की ये डेफिनेशन थी। प्रश्न नंबर 39 करते हैं। 39, मांग की लोच ऊंची कीमतों के लिए अधिक होती है। मांग की लोच क्या होती है? यानी जब कीमत ऊंची होती है तो अधिक होती है, और मध्य कीमतों के लिए कम होती है, यानी मध्यम होती है। तथा जैसे कीमत घटती जाती है वैसे वैसे लोच भी घटती है। किंतु यदि कीमतें इतनी गिरें कि तृप्ति की सीमा आ जाए, मतलब यदि बहुत ज़्यादा कीमतें गिरती है, तो ऐसी कंडीशन में लोच क्या होगी? यानी तो ऐसी कंडीशन में लोच क्या होगी? पूर्णतः बेलोजदार हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई? पूर्णतः बेलोजदार, यानी जब बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगी तो फिर बेलोजदार हो जाएगी, यानी उसका असर बहुत ही कम पड़ने लग जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40 पे। प्रश्न नंबर 40 है, कुछ घटिया वस्तुओं यानी इन्फीरियर गुड्स की कीमत गिरने पर प्राय उनकी मांग बढ़ने के बजाय घटती है। यदि घटिया वस्तुओं की कीमत गिर जाती है तो इनकी मांग क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेकिन बढ़ने की बजाय यदि इनकी मांग घट जाती है तो इसका कारण क्या है? मांग का नियम है, गिवन का विरोधाभास है, या आय प्रभाव, या प्रतिस्थापित प्रभाव।
तो इसके लिए कहते हैं गिफिन का विरोधाभास। यही है गिफिन का विरोधाभास। तो गिफिन का विरोधाभास मैंने एक वीडियो बनाई थी 12th क्लास वाली जो वीडियो है मेरे चैनल पर पढ़ रखी है, उसमें मैंने डीप से बता रखा है कि जो निकृष्ट वस्तुएं या घटिया वस्तु है उनमें गिफिन का विरोधाभास लागू होता है, यानी मांग का नियम यहाँ पर काम नहीं करता है। इसी के लिए बोलते हैं गिफिन का विरोधाभास। प्रश्न नंबर 41 है, मांग रेखा बनाने के लिए एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग व वाई अक्ष पर पूर्ति अंकित करते हैं, या एक्स अक्ष पर मांग और वाई अक्ष पर पूर्ति अंकित करते हैं। एक्स अक्ष पर कीमत एवं एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा अंकित करते हैं। वाई अक्ष पर वस्तु की मात्रा और एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वाई अक्ष पर कीमत हम क्या करते हैं, ये है वाई अक्ष, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं कीमत, और एक्स अक्ष पर हम क्या लिखते हैं क्यू यानी मात्रा। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं मात्रा। ये हो गया मांग वक्र, है ना, मांग की मात्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ रहा है सही? सी वाला ऑप्शन इसका सही है। अब आते बारी प्रश्न नंबर 42 में, मांग के नियम के अनुसार सही कथन चुनिए। कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। मांग की लोच सर्वदा इकाई के बराबर रहती है। कीमत बढ़ने पर मांग घटती। कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों का समान महत्व है। तो क्या हो जाएगा आंसर 42 का सी। कीमत बढ़ने पर, जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। कि कीमत और मांग के बीच में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। ये कीमत है, ये मांग है, क्यों मतलब क्वांटिटी है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी वो इस वजह से मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मांग तो घट जाएगी, कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और यदि कीमत घटेगी तो मांग क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। इनके बीच में उल्टा संबंध पाया जाता है। अब प्रश्न नंबर कौन सा है? 42 हो गए। अब है 43वां प्रश्न है, सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र होता है। सामान्यतः जो एक वस्तु का जो मांग वक्र होता है वो एक्स अक्ष के समांतर है, वो तो वाई अक्ष के समांतर बाएं से दाएं को गिरता हुआ होता है। तो क्या होता है? ये बाएं से दाएं को उड़ता हुआ। तो 43 का उत्तर हो जाएगा सी। अभी मैंने खींचा था मांग वक्र बाएं से दाएं ओर, ये है मांग और ये बाएं है बाएं से दाएं ओर। ये इसके लिए बोलते डी डिमांड कर्व, ठीक है ना। अब है 44वां है प्रश्न है। 44वां प्रश्न है, यदि मांग के नियम के अनुसार मांग वक्र खींचा जाए परंतु कीमत को क्षैतिज अक्ष पर और मांग को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दर्शाया जाए तो क्या होगा? तो मांग रेखा बाएं से दाहिनी ओर हो जाएगी, मांग रेखा बाएं से दाहिनी ओर, या मांग रेखा सरल हो जाएगी, या मांग की लोच अपरिमित हो जाएगी, यानी उसको मापा नहीं जा सकेगा। तो क्या होगा? यदि मांग के नियम के अनुसार मांग वक्र खींचा जाए परंतु कीमत को क्षैतिज अक्ष पर और मांग को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दर्शाया जाए तो क्या असर हो सकता है? तो असर ये है कि मांग रेखा बाएं से दाहिनी की ओर जाएगी। तो मांग रेखा कैसे जाएगी? बाएं से दाहिनी ओर जाएगी। 45वां, मांग का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो मांग का नियम किसने बताया था? मार्शल ने। राइट आंसर मार्शल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, मांग का नियम निम्न में से आधारित है। क्या क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम, वृद्धि नियम, तुष्टि गुण और समसीमांत उपयोगिता नियम? तो ये है
क्रमागत तुष्टि ह्रास नियम। मांग हम कितनी ज़्यादा करेंगे, कितनी कम करेंगे, ये किस पर निर्भर करता है? उपयोगिता पर, यानी तुष्टि ह्रास नियम पर। यानी जैसे जैसे हमारी आवश्यकता पूरी होती जाएगी, हमारी आवश्यकताओं यानी संतुष्टि में कमी आएगी, वैसे वैसे हम कम मांग करेंगे, और लेकिन शुरुआत में ज़्यादा करेंगे। तो किस पर निर्भर हो रहा है ये? क्रमागत तुष्टि गुण ह्रास नियम पर। क्लियर हो गया? नाउ नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मांग का नियम एक मात्रात्मक है कि गुणात्मक है? क्या मात्रात्मक नहीं है? ये कैसा नियम है? 47 का बी, ये गुणात्मक है। गुणात्मक मतलब मांग का नियम हमें बताता है कि यदि कीमत के बढ़ने या घटने से मांग पर किस दिशा में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब मांग बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन कितनी मात्रा में बढ़ेगी घटेगी ये नहीं बताता। ये कौन बताता है? ये मांग की लोच बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि मांग का नियम कैसा है? गुणात्मक। और मात्रात्मक कौन सा होता है? मांग की लोच और पूर्ति की लोच कैसे होती है? ये मात्रा। तो ये मात्रा को भी बताते हैं कि कितने अनुपात में परिवर्तन होगा, लेकिन ये नहीं बताता है। क्लियर हो गया? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा दीजिए बिल्कुल। इस टाइप का क्वेश्चन प्रवक्ता भर्ती में आना ही आना है। 100% गारंटी देता हूँ मैं। 100% की गारंटी कोई नहीं देता है, ये सिर्फ मैं देने वाला हूँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47 तो हो गया। अब है 48। मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांग तब परिवर्तित होती है जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? या फिर वस्तु की मांग की लोच अधिक होती है, या कीमत परिवर्तित होती है। मांग के नियम के किसी वस्तु की मांग कब परिवर्तित होती है? तो कब परिवर्तित, किसके कारण से होती है परिवर्तित मांग? मुख्य रूप से ये हम नियम की बात कर रहे हैं, नियम। तो मांग का जो नियम है वो सिर्फ कीमत की बात करता है। किस की बात करता है? कीमत में परिवर्तन होने के कारण से मांग में जो असर पड़ता है। वैसे क्या है कि मांग में तो उपभोक्ता की आय से भी पड़ता है असर, ठीक है, और वस्तु की मांग की लोच अधिक होती वस्तु और जनसंख्या में परिवर्तन के कारण से भी पड़ता है। लेकिन जो मांग का नियम क्या करता है? अन्य कारणों को क्या मानता है? स्थिर मांग मानता है। वो सिर्फ बोलता है कि कीमत में परिवर्तन होने की अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके लिए बोलते हैं मांग का नियम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी। क्लियर? मज़ा आ गया ना? अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 49 पर चलते हैं। मांग का नियम। अब भी मैंने बताया मांग का नियम क्या है? ये गुणात्मक है। फर्स्ट ऑप्शन 49 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन गुणात्मक है, यानी ये सिर्फ दिशा बताता है लेकिन मात्रा को नहीं बताता है। प्रश्न नंबर 50 है। मांग के नियम से आशय है मांग कीमतों के परिवर्तन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित मांग कीमतों से विपरीत संबंध से संबंधित है। तो मांग क्या होता है? मांग और कीमतों में क्या है? विपरीत रूप से संबंध है। ये वाला क्या हो गया? मांग का नियम है। क्लियर? इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। मांग का नियम लगभग सभी को ही आता है। 51 वाला क्वेश्चन है, वस्तु की कीमत तथा उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध का कारण है। क्या कारण है? तो एक तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? घटती जाती है यूँ। एक तो इसके कारण से, ठीक है, विपरीत संबंध है किसमें? ये है प्राइस और ये है क्यू पे। क्यों होता है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण से।
और एक आय प्रभाव के कारण से और प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण से भी और उपयुक्त सभी चीज़ों के कारण से। आय प्रभाव के लिए ऐसा है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक मांग करेंगे। यानी यहाँ से जैसे जैसे आय बढ़ेगी, यदि हम इस साइड को आय माने इस साइड को मांग माने तो आय जैसे जैसे बढ़ेगी तो मांग भी क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। यानी तो क्या होगा, ये वक्र कैसा हो रहा है, यूं में हो रहा है ऊपर से नीचे की ओर, यानी विपरीत संबंध हो रहा है। और प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब है कि यदि क्या है, ये दो वस्तु है, मान बात एक्स वस्तु और वाई वस्तु, तो यदि तुम क्या करते हैं, वाई वस्तु की कीमत बढ़ जाते हैं तो इसकी मांग क्या क्या हो जाएगी, वाई वस्तु की घट जाएगी। जब कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी। तो दूसरी वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। और जब बढ़ जाएगी तो ये यहाँ से तो ये डाउन में आ जाएगा और यहाँ से ये ऐसे में चले जाएगा। और यदि इसकी मांग ऊपर बढ़ती है तो इसकी फिर यानी घट जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो है ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है माँ, तो इसके पीछे ये तीनों ही कारण हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। तो क्या हो जाएगा, आंसर डी वाला हो जाएगा 51 का। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आती है बारी प्रश्न नंबर 52 की। मांग का नियम लागू नहीं होता यदि अन्य वस्तुओं की कीमत बदल जाती है, फैशन बदल जाता है, गुणवत्ता में परिवर्तन होता है, इनमें से सभी। तो क्या है, इनमें से सभी। ये मांग के नियम की मान्यताएं हैं दोस्तों। मांग के नियम की मान्यताओं को जरूरी याद में रख लेना। मान्यताएं जितनी हैं, मान्यताओं से संबंध क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये मान्यताएं हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, और क्या क्या, कि जैसे अन्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेगी, फैशन रुचि में परिवर्तन नहीं होता है, और जो वस्तु की गुणवत्ता में भी किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है, तब मांग का नियम लागू होता है, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से ये क्या है, सब आ गए। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट 53। मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर एक वस्तु की कीमत में होने वाली उस कमी उसकी मांग को प्रभावित करती, शून्य कर देती, घटा देती, बढ़ा देती। मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने, यदि एक वस्तु की कीमत में होने वाली कमी, यदि कीमत में कमी होगी तो उसकी मांग को क्या करेगी भाई, प्रभावित करेगी, शून्य करेगी या कम करेगी, क्या करेगी भाई। कीमत कम हुई तो मांग क्या होगी, बढ़ा देगी ना। तो 53 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, सिंपल था। नेक्स्ट 54वां क्वेश्चन है, एक सामान्य मांग वक्र का ढाल होता है। जो मांग वक्र का ढाल होता है वह कैसा होता है, तो कैसा होता है, ऋणात्मक। अभी कितने बार खींचा मैंने ऊपर से नीचे वक्र, यूँ में है, ये पी है, ये क्यू है, यानी उत्पादन है, ये कीमत है। तो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। 55वां, नमक की मांग कैसी है। भाई नमक ऐसा है कि चाहे इसकी कीमत कितनी भी बढ़ जाए या कितनी भी घटे तो घटने का तो कोई नाम नहीं, लेकिन यदि बढ़ती भी है तो भी आप तो दाल में तो डालेंगे ही डालेंगे नमक। नमक एक बहुत ही अति आवश्यक है, यानी इसकी जो मांग है वो घटेगी नहीं चाहे कीमत कितनी भी बढ़ जाए। तो कौन सा वाला हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अत्यधिक लोचदार, पूर्णतः लोचदार, इकाई के लोचदार या अत्यधिक बेलोचदार। तो ये अत्यधिक बेलोचदार, यानी बेलोच मतलब जिस पर कोई असर न पड़े, जिस पर बेलोच शब्दों पर जाओ। बेलोच, बे मतलब नहीं, और लोच मतलब परिवर्तन, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, और अत्यधिक मतलब जिसमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसा है एक नमक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है हमारे लिए। हमारे जो खाने का जितने भी आइटम्स होते हैं, इसका बहुत रोल है। बिना नमक के तो हमारा खाना बन ही नहीं सकता है।
इसलिए इसकी कीमत चाहे कितनी भी बढ़ जाए तो हमें मजबूरीवश लेना पड़ेगा। 56वां क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच। देखो, चीनी की अपेक्षा नमक की अधिक होती है, नमक की अधिक होती है, नमक की अपेक्षा चीनी की अधिक होती है। कीमत लोच पूछनी। लोच मतलब अब अभी मैंने बताया लोच का अर्थ। लोच का मतलब होता है परिवर्तन। और कीमत का, और यदि कीमत लग गया, कीमत के कारण परिवर्तन, सिंपल सी बात है। कीमत के कारण से परिवर्तन, कीमत लोच का मतलब कीमत के कारण से परिवर्तन। यानी मांग की कीमत लोच का मतलब है कि कीमत के कारण से परिवर्तन मांग में। तो किसकी अधिक होता है, क्वेश्चन है कि किसकी अधिक होता है। तो किसकी होता है, चीनी की अधिक होता है परिवर्तन। किस कीमत के कारण से किसमें किसके ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, नमक के तो नहीं होता। अभी मैंने बताया नमक को तो लोग खाएंगे कहेंगे, चीनी के कारण या नमक की अपेक्षा चीनी की अधिक होती है लोच। क्लियर हो गया कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। सी वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 57 पर। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती। अब जो आवश्यक वस्तुएं, जैसे मैंने अभी बताया कि नमक भी आवश्यक है या भोजन भी, तो कैसा होगा, बेलोचदार। कैसे होगा, बेलोच, उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। 58वां प्रश्न है, जब किसी वस्तु की मांग एक्स अक्ष के समांतर होती है तो उस वस्तु की लोच कैसी होती है। ये यदि एक्स अक्ष ये है, वो एक्स अक्ष के समांतर होती है यदि डिमांड, तो बताओ इसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। कैसी है ये, अनंत। ये मांग के लोच वाली वीडियो मैंने 12वीं क्लास की टॉपिक में पूरे अच्छे ढंग से व्याख्या कर रखी है, चित्र सहित बिल्कुल। तो आप उस वीडियो को एक बार से देख सकते हैं, जिसमें मैंने 5 प्रकार की मांग को बहुत बेहतरीन ढंग से समझा रखा है। 59वां क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की मांग लोचदार है तो कीमत घटने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय क्या होगा। क्या पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु की मांग लोचदार है, ठीक है, लोचदार है यदि कोई वस्तु, यानी उसमें परिवर्तन होता है उसकी मांग में, तो कीमत घटने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय। कीमत यदि घटेगी तो उस वस्तु पर लोग क्या करेंगे, अधिक व्यय करेंगे, ये क्या होगा। सीधी सी बात है कि तब लोग अधिक से अधिक उस पर व्यय कर पाएंगे, यानी व्यय, कुल व्यय बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 60वां है, मांग की लोच इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस का सूत्र है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डेल्टा क्यू अपॉन क्यू और डेल्टा पी अपॉन पी। तो 60 का सी होना चाहिए। क्या है इसका, यदि हम हिंदी में बात करें तो क्या है, मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन यानी डेल्टा क्यू बटे क्यू, और कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। तो ये इसका सूत्र है। तो क्या हो रहा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 61। मांग की वृद्धि के संदर्भ में वस्तु की मांग वक्र का दाहिनी ओर विवर्तन होता है, यानी ट्रांसफर होता है, जबकि मांग में विस्तार के अंतर्गत हम उसी मांग वक्र के एक बिंदु से दाईं ओर दूसरे बिंदु पर पहुंचते हैं। क्या सही है। मांग में वृद्धि क्या होती है, मांग में वृद्धि और कमी में दूसरा मांग वक्र बनता है, लेकिन मांग में विस्तार और मांग में संकुचन में एक ही मांग वक्र रहता है। तो ये क्या 61 का ये सही बात कर रहा है।
प्रश्न नंबर 62, वह वस्तुएं जिनकी मांग किसी अन्य वस्तु की कीमत बढ़ने पर कम होती है किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो अन्य वस्तु की कीमत कम होने वह वस्तुएं जिनकी मांग अन्य वस्तु की कीमत बढ़ने पर क्या होती, कम होती है। यदि किसी अन्य वस्तु की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, मान बात वाई वस्तु की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है, कीमत बढ़ने पर तो जो एक्स वस्तु की कीमत की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कहने का मतलब जब वाई की कीमत बढ़ेगी तो वाई की मांग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वाई की मांग जब क्या कम हो जाएगी तो जो एक्स वस्तु है, दूसरी वस्तु है, उसकी मांग भी यदि कम होती है तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे, 62 पूरक वस्तुएं। ऐसी वस्तुओं को क्या बोलेंगे, पूरक वस्तुएं बोलेंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ ही प्रयोग होती है, जैसे पेन और स्याही। एक कैसे है, या गाड़ी और पेट्रोल एक ऐसी वस्तु हैं एक साथ इनका यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट। यदि एक वस्तु की माना कि यदि गाड़ी की मांग किसी कारणवश से घट गई, ठीक है, जैसे यदि इसकी कीमत क्या हो जाती, बढ़ जाती, मान बात कीमत के कारण से इसकी मांग क्या होती, गाड़ी की मांग क्या हो जाती, घट जाती सपोज, तो पेट्रोल की मांग भी क्या हो जाएगी, स्वतः से घट जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रश्न है 62 का तो हो गया पूरक वस्तुएं, अब है 63 क्वेश्चन है, मांग लोचपूर्ण होती है जबकि लोचपूर्ण मांग जब कीमत का परिवर्तन मांग में परिवर्तन उत्पन्न नहीं करता, फैशन का परिवर्तन मांग में परिवर्तन करता है, आय का परिवर्तन मांग में परिवर्तन करता, कीमत में छोटा परिवर्तन मांग में बड़ा परिवर्तन कर देता है। तो राइट आंसर क्या है, लोचपूर्ण मांग कब कहते हैं, जब कीमत में तो छोटा सा या मामूली सा परिवर्तन होता है लेकिन मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, तो इसके लिए बोलते हैं लोच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए, 63। अब है 64वां प्रश्न है, निम्न कोटि की वस्तुएं यानी इन्फीरियर गुड्स की आय लोच होती है, यानी आय बढ़ने पर, आय लोच का मतलब होता है आय बढ़ने पर या घटने पर उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो आय यदि बढ़ेगी तो उसकी मांग क्या होगी, कम होगी ना, यानी ऋणात्मक होगी। तो 64 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बताइए, आप ही बताइए कि जब आए तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और निम्न कोटि की वस्तुओं को मांग वक्र ऐसा बनेगा, यू में नीचे की ओर है ऋणात्मक। नेक्स्ट 65वां क्वेश्चन की ओर चलते हम। एक्स अक्ष के समांतर वक्र प्रदर्शित करता है, ये क्या पूर्णतः लोचदार मांग। अभी मैंने बताया है कि ये एक्स अक्ष है, ये क्या बताता है, यदि ऐसे मांग वक्र है तो ये पूर्णतः लोचदार मांग। प्रश्न नंबर 66, संयुक्त मांग का मतलब है जो एक साथ की जाती है उनका तो उन वस्तुओं के आड़ी लोच होती है। कैसी होती है, जो संयुक्त वस्तुओं की आड़ी लोच कैसी होती है, तो बताइए आप इनमें से क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक
होगा। तो आड़ी लोच का मतलब है यहाँ पर एक वस्तु की मांग की मात्रा दूसरे वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण जो उनमें आनुपातिक मांग में जो परिवर्तन हो जाता है उसके लिए बोलते हैं आड़ी लोच। जैसे डबल रोटी और मक्खन है, इसका उदाहरण है जैसे डबल रोटी और मक्खन। यदि डबल रोटी की कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाए, हम यहाँ पर उदाहरण देते हैं जैसे ये डबल रोटी, ये है डबल रोटी और क्या है, मक्खन है, मक्खन, ये मक्खन। तो डबल रोटी और मक्खन, यदि डबल रोटी की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती, तो बताइए इसकी मांग क्या हो जाएगी, डबल रोटी की घट जाएगी। तो डबल रोटी की यदि मांग घटेगी तो बताइए मक्खन की ये मांग भी क्या हो जाएगी, घटेगी ना। यानी इसकी कीमत का असर किस चीज़ पे पड़ रहा है, दूसरे वस्तु की मांग पर पड़ रहा है। यानी यदि एक वस्तु की कीमत का प्रभाव दूसरी वस्तु की मांग पर पड़ता है, इसे कहते हैं आड़ी लोच, तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी 3 वर्ड है, आड़ी लोच, तिरछी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी। क्लियर हो गया होगा, मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा है, मैं अपने पर भरोसा करता हूँ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट 67वां प्रश्न है, बिजली की मांग लोच पूर्ण होती है क्योंकि यह महंगी होती है या इसके अनेक स्थानापन्न उपलब्ध हैं या इसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसके अनेक वैकल्पिक प्रयोग हैं। अब ये वैकल्पिक की क्या चीज़ हुआ है, हम इस पर फोकस करेंगे। वैकल्पिक का मतलब है कि एक से अधिक विकल्प जानते हैं, मल्टीपल चॉइस। तो हमारे पास चॉइस हैं बहुत सारे। ये बिजली का प्रयोग अनेक चीज़ों में किया जाता है, कई सारी चीज़ों में किया जाता है। तो यदि इसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी माना, तो आप क्या करेंगे, कुछ चीज़ों से इसकी मांग को कम कर सकते हैं, या तो आप कम कर देंगे, या तो फिर क्या करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होगी उनमें ही बिजली का प्रयोग करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे कि एक चीज़ से एक कोई उद्योग है या कारखाना है, उसमें आप बिजली का प्रयोग कर रहे हैं और वहाँ से आपको हानि हो रही, तो आप क्या करेंगे, दूसरे चीज़ में, दूसरे उद्योग में आप बिजली का प्रयोग करेंगे, यहाँ से आप क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बिजली का प्रयोग क्या है, अनेक वैकल्पिक उपयोग हैं बिजली के। इसी प्रकार से दूध भी होता है, दूध के भी अनेक उपयोग होते हैं, मिठाई से लेकर के, खटाई से लेकर के, पता नहीं क्या क्या बनता है दूध से, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्लियर, बड़ा मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी क्लास में। देखो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, ऐसा नहीं कि हम तुरंत और कितने सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, वक्त लगता है समझाने में, है ना। लेकिन मैं रटने पर विश्वास नहीं करता, मैं समझने पर ही विश्वास करता हूँ और कराता भी हूँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 68, एक ही मांग वक्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच कैसी रहती है, स्थिर रहती है, बदलती रहती, कुछ देर स्थिर रहती फिर बदलती रहती। इसको चित्र में समझाते, ये है क्या है, मांग वक्र है। ये क्या बोला है कि एक ही मांग वक्र पर विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच ये मानवत विभिन्न बिंदु है, मांग की लोच क्या है,
तो मांग की लोच में यदि आपको ध्यान होगा कि मैंने मांग की लोच की बिंदु रेखा विधि बताई थी कि ये जो बीच वाला पॉइंट होता है जो 45 डिग्री का कोण बनाता है ये यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 होता है। इससे ऊपर क्या हो जाता है, प्रत्येक बिंदु पर अधिक होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर लेस देन 1, और यहाँ पर क्या होता है 0, और यहाँ पर अनंत होता है। यह है तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर एक ही मांग वक्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच कैसी होती, स्थिर होती है, बदलती रहती है। क्या हो रहा है, बदल रही ना, हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे में आपको लग रहा है पता नहीं क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 पे जाएंगे, ज़्यादा ही खिसक गया, 69 पे जाएंगे। ओके, आगे। पेट्रोल और स्कूटर के बीच मांग की आड़ी लोच है, यानी एक दूसरे का असर, मतलब आड़ी लोच। अब भी मैंने बताया कि दूसरे वस्तु की कीमत के कारण से किसी अन्य वस्तु की मांग में जो प्रभाव पड़ता है, तो पेट्रोल और स्कूटर की का संबंध आपस में है क्या, है, लेकिन बहुत ही कम। तो कैसे कम, जनरली स्कूटर डीजल का यूज़ होता है, पेट्रोल का कम होता है, लेकिन यदि कोई पेट्रोल का यूज़ करता है तो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम इसमें देखेंगे कि इसके जो मांग, इसका जो असर पड़ेगा वो कम पड़ेगा एक दूसरे की डिमांड पे, ठीक है ना। ओके, नाउ नमक के लिए आय लोच, यानी आय लोच मतलब आय के कारण से नमक की मांग पर पड़ने वाला प्रभाव। तो बताओ क्या पड़ेगा, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा, ज़्यादा पड़ेगा, या बराबर 50-50 पड़ेगा, बताइए। तो क्या होगा, 69 का ए इकाई के बराबर पड़ेगा। यदि आय बढ़ेगी तो इकाई के बराबर क्या होगा, नमक के लिए आय की लोच इकाई के बराबर होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 71, वहाँ क्वेश्चन 71, वहाँ क्वेश्चन 70 नहीं, अभी मैंने बताया था कि नमक एक ऐसा पदार्थ है जिस पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है, शून्य के बराबर। तो क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर। इकाई के बराबर कैसे पड़ेगा, बताइए। इकाई के बराबर नहीं पड़ेगा, शून्य के बराबर, यानी कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि नमक तो ऐसी वस्तु है जो कि हम कितनी भी हमारी आय बढ़ जाए या घट जाए, कुछ हो जाए, इस पर फर्क नहीं पड़ता, यानी शून्य। ठीक है, एक तो ज़्यादा हो रहा है, एक तो 50-50 हो रहा है, तो वो नहीं। अब है 71 का आंसर है एक्स, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, एक्स अक्ष के लंबवत मांग वक्र का संबंध है। अभी मैंने बताया एक्स अक्ष के, तो कैसे अनंत लोच। स्वतंत्र वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच कैसे होती। स्वतंत्र वस्तुएं क्या होती है, ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे वस्तुओं से प्रभावित नहीं होती। तो स्वतंत्र वस्तुओं की आड़ी लोच कैसे होती है, शून्य होती है, यानी उन पर किसी भी प्रकार का लोच नहीं होता है।
इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए लाऊंगा। ये जितनी भी आड़ी लोच है, तिरछी लोच है, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बना करके लाऊंगा। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। मांग की लोच का अभिप्राय है। मांग की लोच से क्या अभिप्राय है? तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है। मांगी गई मात्रा की दर में परिवर्तन। तो क्या है? मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन है वह किस अनुपात में या किस दर में है? तो राइट आंसर क्या होगा? दर। इसका मेन अर्थ है इस छोटे से शब्द में द और र में। आई बात समझ में? ये बाकी तो सेम थे, ये फर्स्ट और सेकंड वाला ऑप्शन सेम था। तो क्या है इसमें? द और र, दर। तो मांग की लोच यानी जो लोच है, एक मांग का नियम है। तो मांग का नियम सिर्फ गुणात्मक क्या नियम है, लेकिन यह मात्रात्मक है। यानी यह ये बताता है कि यदि मांग में परिवर्तन होता है तो कितने अनुपात में होता है, यानी किस दर से होता है, दर को बताता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट 74वां क्वेश्चन। यदि आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर की गई आय का अनुपात अपरिवर्तित रहता है तब। यदि आय में वृद्धि होती है किसी व्यक्ति की, वस्तु पर की गई आय का अनुपात अपरिवर्तित रहता है, लेकिन वस्तु पर की गई आय का अनुपात क्या रहता है? जो व्यय किया गया वो आय का अनुपात यदि क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है, तब लोच ज्ञात करनी है आपने। तब क्या होगा? तो बताइए। 74 का क्या हो जाएगा? इकाई के बराबर, यानी उतना ही होगा जितनी मात्रा में आय में वृद्धि होगी, वस्तु पर की गई आय का अनुपात अपरिवर्तित रहता। तो जो और आय का अनुपात वो बोल रहा है कि अपरिवर्तित रहता है, जो आय का अनुपात। तो कहने का मतलब है इकाई के बराबर होगी लोच। ठीक है, अपरिवर्तित की बात कर रहा है, यानी इकाई के बराबर। 75वां क्वेश्चन है। यदि मांग की आय लोच इकाई से अधिक है तब वह वस्तु कैसी होगी? विलासिता। विलासिता वस्तुओं पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है भाई कीमत का। ठीक है, विलासिता वस्तुएं होती है जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, हवाई जहाज, ये कैसी वस्तुएं? विलासिता वाली वस्तुएं। ऐसी वस्तुओं की यदि कीमत बढ़ जाए तो हम उन्हें छोड़ देंगे। छोड़ो ना, कहाँ इनके चक्कर में पड़े। लेकिन क्या हम नमक के लिए भी ऐसा बोल सकते कि छोड़ो ना? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या हम जो कहते रोटी के लिए और कहते खाने के लिए ऐसे बोलेंगे कि छोड़ो ना, हैं 20 दिन बाद खा लेंगे, हैं दूसरे महीने खा लेंगे? ऐसा चलता है? नहीं। समझे बात? तो इनकी माँ जो है वो है, यानी इलास्टिसिटी है, लोच है, वो ज़्यादा होती है। किनकी? विलासिता वाली वस्तुओं की। ठीक है, सबसे अधिक होती है। अब है 76वां क्वेश्चन है। दो निकट स्थानापन्न वस्तुओं की जो प्रतिस्थापन लोच होती है। 76वां क्वेश्चन है। दो निकट स्थानापन्न वस्तुएं यानी क्लोज जो सब्स्टिट्यूट है में मांग की प्रतिस्थापन लोच होती है। इकाई से कम, इकाई से अधिक। तो मांग की प्रतिस्थापन लोच वो क्या होगी? बी, इकाई से अधिक होती है। जो स्थानापन्न वस्तुएं होती है उनमें इकाई से अधिक रहती है। नेक्स्ट, ये भी उसी टाइप का प्रश्न है जैसे गाड़ी और पेट्रोल का जो है स्थानापन्न वस्तुओं के संदर्भ में, जैसे गुड़ और क्या हो गया, गुड़ और चीनी का है जैसे, तो इसका उदाहरण इसमें दिया जा सकता है। तो इनकी प्रतिस्थापन लोच है वो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
यदि आय में वृद्धि होने पर वस्तु पर व्यय की गई आय का अनुपात समान रहता है तो वस्तु की आय सापेक्षता क्या होगी? यदि आय में वृद्धि होने पर वस्तु की व्यय की गई आय का अनुपात समान रहे। देखो ये किसका सिद्धांत की बात हो रही है? यहाँ पर मार्शल के सिद्धांत हो रही है। व्यय रीति का यहाँ पर प्रयोग हो रखा है। तो उन्होंने 3 तरीके से आय की लोच जो है क्या किए है, लोच को मापने की बात की है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आय में वृद्धि होने पर वस्तु की व्यय की गई आय का अनुपात समान रहते तो वस्तु की आय सापेक्षता होगी। तो क्या होगी? इकाई के बराबर। 77 का सी। प्रश्न नंबर 78 है, यदि किसी वस्तु पर बिक्री कर बढ़ा दिया जाए, बिक्री कर मान बात ज़्यादा लगेगा, तो किंतु उसकी बिक्री से होने वाली आय तेज़ी से गिरावट आ जाए, लेकिन जो आय है उसमें क्या आ जाए? गिरावट आ जाए, तो उस वस्तु की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वो किस प्रकार की वस्तु है जिसकी बिक्री में मान बात कर लगाया तो आय में क्या होगी? कमी होगी। तो आय वस्तु की प्रकृति क्या होगी? तो वह किस प्रकार की वस्तु होगी? कीमत लोच निम्न है या अनिवार्य वस्तु है या उसकी मांग की कीमत लोच उच्च है? तो बताइए कौन सी वाली होगी? सी वाला ऑप्शन, उसकी मांग की कीमत लोच उच्च है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन आ रहा है ना। ये बात हो रही कि बिक्री से होने वाली आय में तेज़ी से गिरावट होगी, यानी मांग। अब जब बिक्री कम हुई होगी तो बिक्री कम का मतलब मांग कम हुई, तो यानी वो लोच को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट है 79वां क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन की लोच की अवधारणा किसने व्यक्त की? तो केन्स ने। प्रतिस्थापन की लोच, ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं हैं, यदि किसी वस्तु की अनेक स्थानापन्न वस्तुएं हैं और उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो इसके स्थान पर दूसरे स्थानापन्न वस्तु का उपयोग किया जाने लगेगा, तो उस वस्तु की मांग की लोच क्या होगी? अधिक बेलोचदार कही जाएगी, अधिक लोचदार कही जाएगी, पूर्णतः बेलोचदार कही जाएगी या अप्रभावित रहेगी? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? 81वां का जो राइट आंसर है वो होगा, वो अत्यधिक लोचदार होगा। क्लियर? नाउ तो आज शायद ज़्यादा हो गए हैं क्वेश्चन, इसलिए आज की वीडियो को यहीं पर ही जो ख़त्म करते हैं। गाइस, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो, मेरा यहाँ पूरा प्रयत्न होता है कि आप जितने क्वेश्चन करें, कम क्वेश्चन करें, लेकिन आप उन्हें बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयत्न करें, न कि उन्हें रटें। थैंक यू गाइस।